हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इन कहानियों में। तो इन कहानियों को मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। यह कहानी 100% सच्ची है क्योंकि मैंने खुद महीनों तक इसे जिया है। यह बात साल 2014 की है। तब मैं 10 साल का था जब 8 नवंबर को मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। वे और मेरी दादी पहले मेरे और मेरी माँ के साथ ही रहते थे। मेरे पापा काम के सिलसिले में उस समय हमारे साथ नहीं रहते थे, लेकिन बाद में वे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे दादाजी वापस हमारे साथ हमारे घर में आकर रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही वे गुजर गए। उनकी आखिरी इच्छा हमारे साथ रहने की थी। जिस रात उनका निधन हुआ, उससे पहली रात हम उनसे अस्पताल में मिलने गए थे। अपने अंतिम दिनों में वे थोड़े बहके बहके से रहते थे और उन्होंने हमसे पूछा भी था कि हम उन्हें अपने साथ घर कब ला रहे हैं। हर बार जब हम मिलने जाते, वे हमसे यही सवाल पूछते थे। अब समय में 2 महीने आगे चलते हैं। जनवरी 2015 के बीच में मैं, मेरी माँ और हमारी नौकरानी देर रात लगभग 2 से 3 बजे तक जागा करते थे। हम फिल्में देखते थे और अपने मामा मामी और कजिन जो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर रहते थे, उनके साथ हम समय बिताते थे। इस घटना से पहले हम उस अपार्टमेंट में 10 साल से रह रहे थे। अचानक जनवरी के बीच में हर रात धार्मिक रूप से ठीक रात 2:30 से 3 बजे के बीच में हमें रसोई के पास कुछ गिरने या टकराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रसोई हमारे कमरे से काफ़ी दूर थी। आवाज़ ऐसी होती थी मानो रसोई से कोई बर्तन या कटोरा नीचे गिर गया हो। शुरुआती कुछ रातों में तो हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर हमें लगा कि शायद चूहे होंगे, इसलिए हमने चूहों का पिंजरा लगा दिया। हमने 1 हफ्ते तक पिंजरे लगाए रखे और घर के सारे चूहे ख़त्म कर दिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद पिंजरे खाली रहने लगे थे। लेकिन वो आवाज़ आना बंद नहीं हुई। एक रात हमें अब तक का सबसे ज़ोरदार और धमाके जैसा खटका सुनाई दिया। इस बार मेरी माँ को पक्का यकीन हो गया था कि कोई चोर घुसा है। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और देखने के लिए कहा कि क्या वहाँ कोई है। नौकरानी ने जाकर देखा और कहा कि वहाँ कोई नहीं है और ज़मीन पर कोई बर्तन भी नहीं गिरा पड़ा था। इस बात ने हम तीनों को बुरी तरह डरा दिया। अब फरवरी 2015 की शुरुआत हो चुकी थी। वे आवाज़ें हर रात आ रही थी। एक रात की बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं सोने गया और कमरे की लाइट बंद कर दी थी, लेकिन जब हम अगली सुबह सोकर उठे तो लाइट जल रही थी। नौकरानी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि हम कमरा अंदर से लॉक करके सोते थे और मेरी माँ भी रात में नहीं उठी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि हमारे घर की सभी खिड़कियों में लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और खिड़कियों के 2 पल्ले थे जिनके बीच में कुंडी यानी कि लैच होती थी। एक रात वह ग्रिल, जो थोड़ी ढीली थी, बहुत हल्की हल्की खड़खड़ाने लगी। ध्यान दें कि 10 सालों में जब से हम वहाँ रह रहे थे, वह ग्रिल कभी नहीं खड़की थी। वह इस तरह खड़खड़ा रही थी मानो हवा के बहुत तेज़ झोंके से काँप रही हो। खड़खड़ाहट बहुत तेज़ तो नहीं थी, लेकिन परेशान करने वाली ज़रूर थी। पहली रात हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वे हर रात खड़कने लगी, तब हमारी नौकरानी, जो पूरे फ्लैट के दूसरे छोर वाले कमरे में सोती थी, डरी हुई हमारे कमरे में आई। उसने बताया कि उसके कमरे की ग्रिल भी काँप रही थी और खड़खड़ा रही थी। यह सिलसिला कुछ समय तक चला और फिर नौकरानी भी अपना गद्दा लगाकर हमारे ही कमरे में फर्श पर सोने लगी। आखिरकार मेरी माँ ने हमारे पारिवारिक पंडित जी, पुरोहित से सलाह ली। वे भविष्यवाणियाँ करने में बहुत सटीक थे और उन्होंने परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु की बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। पिछले साल मेरे नाना जी का कैंसर से निधन हो गया था, लेकिन उनके गुजरने से कुछ दिन पहले ही जब हमने पंडित जी से यह बात की थी, तो बिना यह जाने कि नाना जी बीमार हैं, उन्होंने कह दिया था कि नाना जी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जब मेरी माँ ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की आत्मा हर रात हमसे मिलने आ रही है। पंडित जी यह बताते हुए बहुत चिंतित थे।
जबकि वे आमतौर पर घबराने वाले इंसान नहीं हैं। उन्होंने मेरी माँ को कुछ पूजा पाठ और अनुष्ठान करने को कहा, जो मुझे ठीक से याद नहीं। तब मैं 11 साल का था। माँ ने वह पूजा करवाई और उसके बाद कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। कुछ महीनों बाद मेरे पापा को मुंबई में नौकरी मिल गई, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तब से लेकर आज तक हमने उस फ्लैट को किराए पर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। एक किराएदार की तो शिफ्ट होने के कुछ ही हफ्तों बाद मौत हो गई थी और एक अन्य किराएदार के परिवार के सदस्य का निधन हो गया, जिसके बाद उसने उस घर को अशुभ मानकर छोड़ दिया। जो भी किराएदार आता कुछ ही महीनों में घर खाली कर देता। वहाँ रहने के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए। अब वह घर ताले में बंद रहता है और दादाजी के गुजरने के बाद उसे मेरे मामा को बेच दिया गया। मुझे वह दौर आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। रात को घर आते हुए मुझे डर लगता था। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यह सब मेरे साथ सच में हुआ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी को भी मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं एक नास्तिक हूँ और ईश्वर, भूत प्रेत या किसी भी अलौकिक शक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अलौकिक चीज़ों के प्रति मेरे नज़रियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कुछ महीने पहले मैं और मेरे 2 कज़न, मेरे चचेरे भाई, दिल्ली नरेला में अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। उनका घर एक रेलवे क्रॉसिंग के पास है और उस क्रॉसिंग के आसपास कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। हम वहाँ कुल 3 दिनों के लिए रुके थे। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। रात में रिश्तेदार और हम सब गेस्ट रूम में एक साथ सो गए, क्योंकि हम देर रात तक बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन मुझे और मेरे कज़न्स को गेस्ट रूम में अकेले सोने के लिए छोड़ दिया गया। हम आधी रात तक आपस में बातें करते रहे। जब हम सोने ही वाले थे तो मेरे कज़न ने कहा कि उसने खिड़की के पास हॉल में किसी को गुजरते हुए देखा। उसने बताया कि उसने यह 2 बार देखा। पहली बार उसे लगा कि परिवार का ही कोई सदस्य बाथरूम गया होगा, लेकिन दूसरी बार उसने ध्यान दिया कि वह आकृति बहुत ही अस्वाभाविक और तेज गति से खिड़की के सामने गुजरी थी। हम बहुत डर गए। मेरे बाकी दोनों कज़न यह देखने के लिए कमरे से बाहर हॉल में गए कि वहाँ कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ सच में कोई नहीं था। वे वापस मेरे कमरे में आ गए। इसके कुछ ही देर बाद हमें हॉल में से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी और उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। अब हम बुरी तरह दहशत में आ चुके थे। फिर हमें किसी के बहुत हल्के से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हमने आपस में फैसला किया कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और डरते नहीं हैं। फिर मेरे कज़न ने अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर मिला लिया। हम उनसे बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे और तभी किसी ने दरवाजे पर 3 बार बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रोने लगा। मेरे कज़न ने कॉल कट किया और वे दोनों भी रोने लगे। बता दूं, मेरी उम्र 19 साल है और मेरे कज़न की उम्र 21 और 22 साल थी। मैंने कहा कि हमें अंकल को बुला लेना चाहिए, लेकिन मेरे कज़न ने कहा कि अब रात के 1:30 बज रहे हैं, हमें बस इसे नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करनी चाहिए। हम मान गए और बिस्तर पर चले गए। तभी मैंने ध्यान दिया कि दरवाजे का हैंडल, नॉब थोड़ा नीचे की तरफ झुका, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हमने इंतज़ार किया पर आगे कुछ नहीं हुआ और हैंडल उसी सिचुएशन में अटका रहा। आखिरकार हमें नींद आ गई। सुबह हमने यह पूरी बात अपने रिश्तेदारों को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर उनके साथ होता रहता है। यह सुनकर मैं तो दंग रह गया। मैंने मन ही मन सोच लिया कि मैं आज रात यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाला। इसलिए हम दिन भर वहाँ रुके और शाम होते ही उनका घर छोड़कर निकल आए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। इस कहानी को भी मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा हूँ। मैं कभी भी श्राप या आत्माओं से जुड़ी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि असम के तिंगखांग गांव के पास स्थित उसके चाचा के परिवार के साथ क्या बीती थी।
उसने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि मैं उसकी बात पर यकीन करूं। उसने बस इतना कहा, इसे ठीक वैसे ही समझो जैसा तुम्हें मैं बता रहा हूँ। उसके चाचा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ एक विशाल चाय के बागान के बगल में एक शांत घर में रहते थे। वहाँ ज़िंदगी बेहद नॉर्मल चल रही थी जब तक कि वह गुरुवार की दोपहर नहीं आ गई। उनके बांस के मुख्य फाटक पर एक बूढ़ा भिखारी खाना मांगने आया। वह अत्यधिक दुबला पतला था, नंगे पैर था, उसके बाल उलझे और सफ़ेद थे और शरीर पर एक गंदा सफ़ेद कपड़ा लिपटा हुआ था। परिवार ने नम्रता से उन्हें मना कर दिया क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि गुरुवार के दिन किसी को भी कोई चीज़ खासकर खाना, चावल या नमक दान या उधार नहीं देना चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप फाटक के पास बैठ गया। लगभग 1 घंटे तक वह लगभग बेसुध सा बैठा रहा। वह बस उस घर को ताकता रहा। जब वह आखिरकार जाने के लिए उठा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, बस इतना ही। उसी शाम जब परिवार फाटक बंद कर रहा था तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। प्रवेश द्वार के ठीक बगल में 2 एकदम गोल गड्ढे बने हुए थे, ताज़ा खुदे हुए थे। वे इतनी सफाई से खुदे थे कि किसी जानवर का बिल नहीं हो सकते थे। चाचा ने चुपचाप उन्हें मिट्टी से भर दिया और सब उस बात को भूल गए। उसी रात रसोई से आवाज़ें आने लगीं। स्टील की थालियाँ आपस में टकराने लगीं। अलमारियाँ अपने आप खुलने और बंद होने लगी थी। चाचा ने हर कमरे की तलाशी ली लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अगली रात बांस के बरामदे पर भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हर बार जब कोई दरवाज़ा खोलता एकदम से सन्नाटा छा जाता। उनके कुत्ते ने सूर्यास्त के बाद रसोई के पास तो जाना ही बंद कर दिया। इसके बजाय वह चाय के बागान की तरफ मुँह करके खड़ा होकर घने अंधेरे में गुर्राता रहता था। कुछ ही दिनों में वह घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। एक शाम चाची चाय बनाने के लिए रसोई में गईं। अचानक चाय की केतली चूल्हे से अपने आप ऊपर उठने लगी। वह हवा में तैरने लगी। चाय अपने आप नीचे रखे कांच के गिलास में ढलने लगी। फिर वह केतली धीरे से वापस चूल्हे पर टिक गई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां रख दिया हो। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी ही परिवार के हर सदस्य का अपना एक खौफनाक अनुभव होने लगा। दरवाजे अपने आप खुल जाते, पकाने के बर्तन रात भर में अपनी जगह बदल लेते। आधी रात के बाद खिड़कियों के बाहर कोई फुसफुसाता था। जब भी वे लालटेन लेकर बाहर भागते वहाँ कोई नहीं होता था। छोटे बेटे ने इन सब बातों का मजाक उड़ाया। वह हर रात देर तक जाकर पढ़ाई करता था। रात के करीब 2 बजे उसने अपने चेयर के चारों ओर कदमों की आहट सुनी, गोल गोल चक्कर काटते हुए। उसने ऊपर देखने से भी इनकार कर दिया। वे कदम ठीक उसके पीछे आकर रुक गए। झल्लाकर उसने अपनी कुर्सी पीछे की तरफ धकेली और चिल्लाया, अगर तुम सच में हो तो यहाँ छिपना बंद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो आखिरकार पीछे मुड़ा, कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय उसकी कुर्सी के ठीक पीछे बने 2 ताज़ा गीले पैरों के निशानों के। उस रात के बाद उसने कभी अंधेरा होने के बाद पढ़ाई नहीं की। सबसे भयानक घटना उसके पिता के साथ घटी। एक रात जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के बगल में लंबे बालों वाली एक आकृति को लेटे हुए देखा। यह सोचकर कि कोई दूसरा आदमी घर में घुस आया है, उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन जैसे ही लालटेन जलाई गई वह आकृति एकदम से गायब हो गई। उनकी पत्नी पूरी समय अकेले ही सो रही थी। उस रात के बाद वह इंसान पूरी तरह बदल गया। वे शायद ही कभी सोते थे। वे खाली कोनों से बातें करने लगे। फिर उन्होंने घर के अंदर के सारे शीशे तोड़ दिए। उनका दावा था कि जब वे शीशे में देखते थे कोई उनके पीछे खड़ा रहता है, कमरे के अंदर नहीं, सिर्फ शीशे के रिफ्लेक्शन में। धुंध भरी एक सुबह सूर्योदय से पहले वे घर के पीछे चाय के बागान में चले गए। चाय की झाड़ियों की पंक्तियों के बीच उनकी तरफ पीठ किए कोई चीज़ घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी त्वचा गीली राख जैसी थी। जैसे ही वे करीब पहुँचे वो धीरे से मुड़ी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस सपाट त्वचा थी।
और उसकी छाती के ठीक बीचों बीच एक विशाल आँख थी। उस आँख ने एक बार पलक झपकाई, वे वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें तेज़ बुखार में तड़पते हुए पाया। वे बस एक ही वाक्य दोहराए जा रहे थे, वह अब भी मुझे देख रही है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि बीरा नाम की एक भटकती हुई दुष्ट आत्मा उनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने एक झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। वह तांत्रिक अपने साथ केवल एक छोटा सा कपड़े का थैला लेकर आया था। जैसे ही उसने मुख्य द्वार में प्रवेश किया, वह रुक गया। बिना किसी के उन अजीब गड्ढों का जिक्र किया, उसने प्रवेश द्वार के पास की ज़मीन की ओर इशारा किया। यह यहीं से अंदर आई है। किसी ने भी उन गड्ढों के बारे में नहीं बताया था। आधी रात के बाद अनुष्ठान शुरू हुआ। चावल का आटा और सरसों के बीज पूरे फर्श पर बिखेर दिए गए और पूरे घर में मंत्र गूंजने लगे। हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया। छत पर नंगे पैर कोई चीज़ भागने लगी, इधर से उधर। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने एक जिंदा काले मुर्गे की मांग की। उसे कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मुर्गे ने छटपटाने की बहुत कोशिश की, फिर वह पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आवाज़ बदल गई, एकदम घुटने वाली सूखी फुसफुसाहट में, जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने कहा, मुझे भेजा गया था। इससे पहले कि कोई बाकी बात समझ पाता, मुर्गे की गर्दन बहुत बुरी तरह ऐंठ गई। वह पक्षी तुरंत तड़प कर मर गया। तांत्रिक ने सभी को घर के अंदर रहने और भूल कर भी बाहर न झांकने का हुक्म दिया। कुछ ही पलों बाद चाय के बगान के बहुत गहरे हिस्से से किसी के चीखने की आवाज़ आई। वह ना इंसान की आवाज़ थी, न किसी जानवर की, बस एक अस्वाभाविक रूप से लंबी चीख जो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। तांत्रिक ने शांति से कहा, वह चली गई है। उस रात के बाद कदमों की आहट बंद हो गई, फुसफुसाहटें गायब हो गई। फिर कभी कोई चीज़ अपने आप नहीं हिली। परिवार सालों तक उसी घर में रहता रहा, लेकिन चाचा फिर कभी पहले जैसे नहीं हो सके। धीरे धीरे उनके सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो गई और वे अपनी मृत्यु के दिन तक इस बात पर अड़े रहे कि चाय के बगान में उन्होंने जो आग देखी थी, उसने कभी भी उन्हें देखना बंद नहीं किया था। वह घर आज भी वहीं खड़ा है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, चाय का बगान बहुत शांत और सुंदर दिखता है। लेकिन गांव के पुराने लोग आज भी उस गुरुवार के बारे में बात करने से इनकार करते हैं, और अगर आप उनसे वजह पूछेंगे तो वे आपसे बस एक बात कहेंगे, कुछ चीज़ें घर का ताला तोड़कर अंदर नहीं आती, कभी कभी उन्हें खुद आमंत्रण देकर अंदर बुलाया जाता है।